दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं आपका जो है वो खैर मकदम करता हूं तहे दिल से। तो आज के इस एपिसोड में हम दोस्तों एक बार फिर एमसीक्यूएस करने जा रहे हैं। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, चाहे आप बात कर लें जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की बात करें, आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, वेटेनरी फार्मासिस्ट या फिर स्टॉक असिस्टेंट या फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करें आप। तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, पिछले दिनों से आई वाज आउट ऑफ द सिटी। इस वजह से मैं लेक्चर्स नहीं ला पाया, एमसीक्यूएस सीरीज नहीं ला पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो भाई आज के इस एपिसोड में हम लॉज ऑफ मोशन जो टॉपिक है इस पे एमसीक्यूएस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ में ही मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसलिए आप ज्वाइन करें। और इसके साथ में ही दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात की जा रही है दोस्तों फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट हमने पढ़ा है थ्योरी में कि भाई क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। आपको याद होगा मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया था, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion unless and until it is acted by some external force। ठीक है, एक बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी, तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना जो है वो लगे या लगाए। मिसाल के तौर पर आपने क्या काम किया, ये जो लड़की है ये शॉपिंग मॉल में गई हुई है और शॉपिंग मॉल में इसने ये जो कैरेज का जो व्हील कैरेज चलाई है, इसमें इसका कुछ सामान है। अब इसने खड़ा करके रख दिया तो ये खड़ा ही रहेगा, इसको कोई हिलाएगा नहीं, यहाँ पे इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो ये अपनी जगह पे रहेगा। अब ये यहां से आएगी और इसको यहाँ पे हिलाने की कोशिश करेगी, जहां तक ये मूव करेगी इसको तब वहां तक जो है वो चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा जो है वो उतना मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स का। मतलब अगर आप इसे सिंपल भाषा में समझें तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी है दोस्तों, अगर उसका मास जो है वो 10 केजी है और दूसरी बॉडी है इसका मास कितना है 5 केजी, और ये बॉडी इस तरफ जो है वो जा रही है और ये बॉडी इस तरफ आ रही है, मतलब मान के चलो ये गाड़ी है दो, और ये इसकी जो एक्सेलरेशन है ये बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेलरेट की बहुत ज्यादा तेज चल रही है और इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए इनके बीच में कोलिजन हो जाता है, तो जैसे ही ये कोलाइड करेंगी तो ये जो बड़ी बॉडी है, ये बड़ी वाली बॉडी जो है वो ज्यादा डैमेज होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो फोर्स भी ज्यादा होगी। अब डैमेज ये भी होगी, लेकिन इसमें फोर्स भी ज्यादा होगी और इसका जो क्योंकि
अब फोर्स ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि इसका मास और एक्सेलरेशन जो है वो इस बॉडी के कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। इस बी बॉडी के कंपैरिजन में इसका जो मास एंड एक्सेलरेशन होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए इसके ऊपर जो है वो फोर्स ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई फोर्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction, ठीक है। जो भी आप एक्शन करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलता है, ठीक है। आपने दीवार पे जितनी ज्यादा जोर से आपने हाथ मारोगे उतनी ज्यादा जोर से वापस आपको दीवार मारेगी। तो चलिए आज के ये एमसीक्यूज को जो है वो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ न्यूटन्स लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, तो भाई एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स with constant velocity unless acted by some external force। तो इसका आंसर क्या होगा, एज ऑलरेडी टोल्ड, इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट पढ़ाई, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, to every action there is an equal and opposite reaction. If object A exerts force on B, what can be said about the reaction force? तो भाई बोल रहा है कि न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर एक फोर्स क्या हो रहा है, टू एवरी एक्शन, अगर कोई एक्शन होता है उसमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। सॉरी, let me erase this and let me take my pen back। तो भाई फोर्स किसके बराबर होगी, रिएक्शन के बराबर। मतलब जितनी ज्यादा फोर्स यहां से लगेगी उतना ज्यादा रिएक्शन यहां से होगा वापस। it is exerted by object B on A, it is exerted by another object unrelated to A and B। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा इट इज एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट बी ऑन ए। इसका मतलब ये व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फोर्स, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स लगा रहा है बी पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बी भी तो फोर्स पे मतलब ए पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if the net force acting on an object is zero, what can be said about the object's motion? अगर ये बोल रहा है भाई साहब, ये बोल रहा है कि अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, जीरो है। क्या है, अगर एक नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है वो जीरो है, तो अगर वो जीरो है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट ऑब्जेक्ट्स मोशन, तो ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा, या फिर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बताए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ के तहत बोलता है कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, नेट फोर्स अगर जीरो होगी, जीरो, द ऑब्जेक्ट विल हैव, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो जीरो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एंड इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ये जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। दिस इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो भाई क्या है, क्या टेंशन एक्सटर्नल फोर्स होती है जो बॉडी पे लगती है, एक रूप पे लगती है, मतलब जो रस्सी होती है, रस्सी के अंदर जो फोर्स होती है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन, ठीक है। ये वो दूसरी दिमाग वाली टेंशन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, मतलब जब एक बॉडी रोड के ऊपर चल रही होती है, गाड़ी जो है वो, एक गाड़ी रोड के ऊपर चल रही होती है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा होता है यहाँ पे,
तो वो फ्रिक्शन यहाँ पे बात की जा रही। तो वो कौन सी, क्या ये फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स होगी। उसके बाद है तीसरा फोर्स, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस। तो भाई जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स। पहले मैं आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताता हूँ। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स इसको हम क्या बोलते हैं, एन अपोजिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन play when a body moves, tries to move ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स होती है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी मूव्स और ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन मेरे दोस्तों, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, मतलब एक अपोजिंग फोर्स होती है। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके मूवमेंट को, उसके रोलिंग को, उसके चलने को जो अपोज करे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन बोलेंगे। अब उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन की एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे ग्रेविटेशन, मतलब जब आप चल रहे होते हैं तो जो हमारी ग्रेविटी है, जब आप चल रहे होते हैं तो ग्रेविटी भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। या फिर इसी तरह से और भी कई सारी एग्जांपल दी जा सकती हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में, ठीक है। तो या इसके अलावा दोस्तों अगर हम हाँ वॉकिंग के लिए आ गया, रोलिंग के लिए आ गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अलावा टेंशन ऑन ए फोर्स, मतलब रोप। तो टेंशन, जो रोप होता है, आपकी जो रस्सी होती है, रस्सी के ऊपर जो रस्सी के ऊपर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, टेंशन होता है। टेंशन मतलब रस्सी के ऊपर भी जो है वो एक फोर्स होती है। जो भी फोर्स उसके अंदर होती है उस उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अस बाय सरफेस। नॉर्मल फोर्स कौन सी फोर्स होती है, ये होती है आपकी, ये जो इस तरह से जो है वो आपकी फोर्स लगे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट, when a person jumps off the boat moves backward. Which one of the following explains the Newton's this phenomena? तो भाई कौन सी, जब एक बंदा जो है वो बोट से जंप कर रहा होता है तो बोट पीछे की तरफ मूव करती है। विच, कौन सा लॉ जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है इस फिनोमिना के लिए, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे क्या कहता है, ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है। तो टू एवरी एक्शन इज इक्वल टू देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट reaction. Next, a car is moving in a straight line with constant velocity. What can be concluded about the net force acting on the car? एक कार जो है क्या कर रही है, मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में with a constant velocity. What can be concluded about the net force acting on the car? नेट फोर्स के बारे में क्या कंक्लूड किया जा सकता है, मतलब मान लीजिए एक कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। What can be concluded about the net force acting on a car? क्या नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो है, नेट फोर्स जो नॉन जीरो है, कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, क्या क्या जो है वो डिसलरेट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स होगी कार पे वो जीरो होगी। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर रहा है तो नेट फोर्स ऑन द एक्टिंग इट मस्ट बी जीरो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देयर इज नो एक्सेलरेशन हेंस नो फोर्स, ठीक है। If an object is in equilibrium, what can be said about the sum of the forces acting on it? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दूं, तो इक्विलिब्रियम होता है आपका फॉर एग्जांपल पेंडुलम होता है। जो पेंडुलम आपके घरों में वो वॉल क्लॉक होती है ना, जो जिसमें इस तरह से जो है वो आपका वो चलता है, इस तरह से जो है वो चलता है आपका। तो पेंडुलम
अब ये यहाँ पे जो पहुंचता होता है तो वो इक्विलिब्रियम मतलब वो इसका जो है वो बैलेंस में होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जब वो इक्विलिब्रियम हो तो सारी फोर्सेस का सम किसके होगा, सम ऑफ द फोर्सेस जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, एक्सेलरेटिंग होगा या फिर रेस्ट में होगा, तो इसका आंसर होगा जीरो होगा। जब वो रेस्ट, भाई ऑब्वियसली बात है, जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके ऊपर सारी फोर्सेस जो है वो जीरो होंगी। नेक्स्ट, a box is sliding down a frictionless incline. A box is sliding down a frictionless incline. What does the acceleration box compare to the acceleration due to gravity? ये बोल रहा है कि एक बॉक्स जो है वो स्लाइड कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन, मतलब एक इंक्लाइन यहाँ पे मान लो कुछ ऐसी है जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और एक बॉक्स जो है वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। What does the acceleration of the box compare to the acceleration due to gravity? How does, कैसे आप कंपेयर करोगे? The acceleration of gravity is greater than gravity, एक्सेलरेशन लेसर होगा ग्रेविटी से, एक्सेलरेशन इक्वल होगा ग्रेविटी से, या फिर डिपेंड करेगा मास ऑफ द बॉक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। और इसकी एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि फ्रिक्शन की एब्सेंस में क्या होता है कि ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स इज कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, along the incline, therefore acceleration of the box is called acceleration due to gravity। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, if an object is experiencing a constant force, how does its velocity change with time? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंसिंग ए कांस्टेंट फोर्स, क्या कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, हाउ डज इट्स वेलोसिटी चेंज विद टाइम, इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, linearly with time, decrease linearly with time, increase with the square of the time, velocity remains same। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेलोसिटी जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो जाती है विद टाइम। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सिंस एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीजेस लिनियरली विद द टाइम। एक बाल को आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो, उससे क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। तो भाई अपवर्ड मोशन में जो एक्सेलरेशन बॉल पे लगेगा वो क्या होगा, तो बताइए, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, नॉन एक्सेलरेटिंग होगा, तो इसका आंसर होगा डाउनवर्ड। ठीक है, जब बॉल जो है वो अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली, मतलब ये बॉल ऊपर की तरफ होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा। ग्रेविटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जो अर्थ का सेंटर होता है ग्रेविटी हमेशा उसकी तरफ जो है वो डायरेक्ट होता है, सो एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। तो ये आज के एमसीक्यूज यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो है अपनी केमिस्ट्री के सेशंस करेंगे, इसी तरह से जो है वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।